Messi. Oh. Messi! Barcelona and Real Madrid and Athletic Bilbao have never been relegated from the Primera Division. It's something to be admired, I have to say. Well, there's three of them round. He's still going. Look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol! लायनल आंद्रे मेसी, एक नाम जो कि ना सिर्फ फुटबॉल पर पूरे स्पोर्ट्स के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक नामों में गिना जाता है। एक नाम जो काफी लोगों के लिए खुद फुटबॉल से भी ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा करियर जिसके बारे घंटों घंटों तक बात भी करें तब भी कम पड़े। फुटबॉल के इतिहास में कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही हैं जो मेसी की ग्रेटनेस और लेगेसी के करीब आ सके, पर एट द एंड ऑफ द डे भाई साहब, भाई लियोनेल मेसी हैज बीन अवॉर्डेड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अवार्ड बाय मार्सा पब्लिकेशन। जब ये साल शुरू हुआ था तब मेरे को एक चीज कंफर्म थी कि इस साल शायद से एक मेसी ग्लेजिंग वीडियो तो तुम्हें नहीं मिलेगी। लाइक वो तो श्योरली है ना भाई, क्योंकि ही शुड बी फिनिश्ड। भाई मेसी शुड बी फिनिश्ड दोस्तों। ये क्या हो रहा है दोस्तों? हाउ इज इट पॉसिबल कि 2024 में एक 37 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी विच टेक्निकली सेज कि भाई मेरा तो भाई टाइम खत्म होने वाला है फुटबॉल के अंदर, आई एम डन विद दिस स्पोर्ट, मेरा होने वाला टाइम, मैं बस चंद दिन बचे हैं मेरे, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अपना छुट्टियां मना रहा हूँ मैं MLS के अंदर, है ना, USA आया हूँ मैं छुट्टियां मनाने अपने दोस्तों के साथ। हाउ इज ही स्टिल द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड? ये दिन था 24 जून 1987। अर्जेंटीना के रोजारियो में एक बच्चा पैदा हुआ जो फुटबॉल पर कुछ ही सालों में राज करने वाला था। मेसी की मम्मी पापा दोनों के एंसेस्टर्स इटालियन थे जो कि 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इटली से अर्जेंटीना आए थे। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इटली की हालत काफी खराब हो चुकी थी और अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए ही तो मेसी के एंसेस्टर इटली से अर्जेंटीना आए थे। किस्मत से अर्जेंटीना काफी उत्सुक थे नए लोगों को अपने कंट्री में लेने के लिए, क्योंकि खुद अर्जेंटीना में ही काम करने वाले लोगों की काफी कमी थी। इवन दो मेसी के एंसेस्टर्स मोस्टली इटालियंस थे, पर मेसी की ग्रेट ग्रैंड मदर उनके फादर के साइड से थी, कहीं और की। यूरोप में स्पेन के एक ऑटोनोमस कम्युनिटी कैटालोनिया से। कुछ घंटी बजी। जो फुटबॉल देखते हैं उन्हें पता है कि FC बार्सिलोना, जहाँ पे मेसी ने सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीते, वो कैटालोनिया के कैपिटल है, बार्सिलोना की ही टीम है। ग्रेट ग्रैंड मदर अपनी काफी जिंदगी वहाँ रही थी, पर उनको क्या पता था कि जो शहर वो छोड़ के आई थी, एक दिन उनका पोता उस शहर के इतिहास का सबसे पसंदीदा आदमी बन जाएगा। 1980s में अर्जेंटीना में बेसिकली हर बच्चा चाहता था कि वो बड़े होके मैराडोना जैसे अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के लिए खेले, सेम जैसे अपने इंडिया में 2000s में सचिन, धोनी, विराट जैसे प्लेयर्स की वजह से हुआ। 1980s में मैराडोना अपने पीक पे चल रहे थे और एक काफी कूल कोइंसिडेंस की बात यह है कि जिस साल मेसी पैदा हुआ उस साल ही मैराडोना ने अपने करियर के सबसे ज्यादा गोल मारने वाला सीजन भी खेला। ना सिर्फ अर्जेंटीना में फुटबॉल का क्रेज था, बल्कि खुद मेसी के परिवार में सब के सब फुटबॉल फैंस थे, जिसका मतलब ये था कि मेसी को 1-2 साल की छोटी उम्र से ही काफी फुटबॉल खेलने को मिला। मेसी के 2 बड़े भाई थे जिन्होंने खुद फुटबॉल में अपना करियर बनाने की कोशिश करी, और ना ही सिर्फ मेसी के भाई पर उनके 2 कजन तो प्रोफेशनली फुटबॉल खेल भी पाए। इमैनुअल जो कि मेसी का कजन था, वो तो बुंदेसलीगा लीग जो कि जर्मनी की है, जो कि दुनिया की टॉप 5 लीग्स में है, वहां पर भी खेल के आए। जब मेसी 4 साल का था तो वो अपने घर के पास एक मैदान में अकेला फुटबॉल खेल रहा था, जहाँ ग्रैंडोली जो कि इसके शहर का एक छोटा क्लब था, वहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेशंस करवाते थे। तब क्लब के प्रेसिडेंट सल्वाडोर अप्रेसियो वहाँ से गुजरे। उन्हें यूथ टीम का मैच खेलना था, पर उनके पास बच्चों की कमी थी। मेसी से इम्प्रेस होकर सल्वाडोर मेसी के पास आए और उससे कहा कि क्या वो खेलेगा उनके लिए। शुरुआत में ये प्लान के मुताबिक नहीं गया। मेसी की माँ ने कहा नहीं, ये फुटबॉल में अच्छा नहीं है, और वैसे भी ये तो बहुत छोटा है। पर मेसी की दादी वहीं थी और उन्होंने मेसी के पेरेंट्स को समझाया, उसे खेलने दो, इसमें कोई नुकसान थोड़े होगा। अगर उस दिन उसकी दादी वहाँ नहीं होती तो शायद मेसी कभी टीम ज्वाइन नहीं करता, और अगर उसकी माँ इतनी चिंता नहीं करती तो प्रेसिडेंट ये नहीं कहते कि चिंता मत करो, मैं उसे राइट विंग में खेलाऊंगा ताकि वो तुम्हारे पास स्टैंड्स के करीब रहे। अगर तुम्हें चिंता होती है तो तुम उसके पास आसानी से जा पाओगी। प्रेसिडेंट को तब इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका ये डिसीजन मेसी के करियर पर कितना प्रभाव डालेगा।
जब मेसी ने खेलना शुरू किया तो सब चौंक गए और मैदान में ऐसे दौड़ता जैसे बाकी बच्चों को खेलना ही ना आता हो। ऐसा लगता मानो जैसे मेसी और बाकी बच्चों के बीच 10-12 साल का डिफरेंस हो। जब इसके बारे में सल्वाडोर से इंटरव्यू में पूछा गया तो वो कहते थे, मेरा यकीन करो, जो चमत्कार आज वो करता है वो पहले भी करता था और बचपन में भी करता था। बस फर्क ये था कि उसकी हाइट बहुत कम थी। हम उसकी हाइट को लेकर चिंता में थे। उसकी हाइट ना के बराबर बढ़ रही थी, पर हम सबको पता था कि हमारे हाथ में अगला मैराडोना आ चुका है। सबको दिख रहा था, सबको पता था। ऐसा लगता था जैसे वो इन जादुई पैरों और फुटबॉली दिमाग के साथ ही पैदा हुआ था, मानो भगवान ने उसे इस दुनिया में जीतने के लिए ही बनाया था। स्कूल में कई लड़ाइयाँ भी हुई जिसकी वजह से टीचर्स को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि सारे बच्चे मेसी को अपनी टीम में खेलने के लिए लड़ाई करते थे। जब भी वो दूसरी यूथ टीम्स के खिलाफ खेलता तो इवन अपोनेंट्स बच्चे भी मैच के बाद ग्राउंड पर रुक जाते उसे देखने के लिए, उसकी स्किल्स और जिगलिंग्स को देखने के लिए। सबको पता था मेसी जैसा टैलेंट ग्रैंडोली जैसे छोटे क्लब में ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था और थोड़ी ही समय में वो बदलने भी वाला था। रोजारियो का सबसे बड़ा क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज था, जो कि अर्जेंटीना नेशनल टीम को सबसे ज़्यादा प्लेयर्स देने के लिए फेमस भी था और इसी वजह से मेसी भी उस क्लब को पसंद करता था। आखिर उसका पहला बर्थडे गिफ्ट भी न्यूवेल्स ओल्ड बॉय की जर्सी ही थी। जब लियो ने अपना आखिरी सीजन ग्रैंडोली के लिए खेला तब तक मैराडोना न्यूवेल्स के लिए खेलना शुरू कर चुके थे और ऑफ कोर्स मेसी के परिवार ने ये पक्का किया था कि वो तीनों बच्चे मैराडोना को देखने जरूर जाए, जिससे वो मैराडोना से इंस्पायर हो सके। अगले साल मेसी ने भी क्लब को ज्वाइन कर लिया। तब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। अपने पहले मैच में उन्होंने 6-0 से जीत हासिल की और मेसी ने उसमें से टोटल 4 गोल स्कोर किए। शायद वो शुरू से अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहा था, क्योंकि ये यूथ टीम ला मकीना डेल 87 के नाम से काफी फेमस हुई। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेसी ही अकेले टैलेंटेड था न्यूवेल्स की टीम में। इस टीम में और भी कई यंग टैलेंट्स थे। शुरुआत से ही लोग समझ चुके थे कि ये टीम लाजवाब थी और जो भी टीम उनके सामने आती पूरी तरह से तबाह हो जाती। 11 साल की उम्र तक ये मैचेस खेलते रहे और 3 सालों तक इन्हें कोई भी नहीं हरा सका, कभी भी नहीं हारे। इस सब के दौरान मेसी के फुटबॉल में सबसे बड़ा प्रभाव उसके भाई, कजन्स या पिता नहीं थे, बल्कि उसकी दादी थी, जिनका नाम सीलिया था। उन्होंने ही सबसे पहले मेसी को फुटबॉल खेलने के लिए एनकरेज किया था। उन्होंने उसके पहले ट्रेनिंग सेशन तक ले जाने से लेकर उसके पेरेंट्स से उसके लिए पहली फुटबॉलिंग शूज खरीदवाने से सब कुछ किया। एक बात तो उन्होंने कोच को भी मनाया कि मेसी को मैच के लिए बुलाए। मेसी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और आज भी करता है, जो कि हम मेसी के गोल सेलिब्रेशन में देख सकते हैं, जो कि वो हर गोल मारने के बाद अपनी दादी को ट्रिब्यूट देता है। एक बार उसने मीडिया को बताया था कि जब वो छोटा था तो अपने कजन्स के साथ लड़ाई करता था कि कौन उसकी दादी के घर पर सोने जाएगा। सीलिया सबसे आगे थी और वो हमेशा मेसी को एक चीज कहती थी। जब भी वो मेसी को प्रैक्टिस पर ले जाती थी तो उसे गुड लक या कुछ और नहीं बल्कि कहती थी, याद रखना एक दिन तुम दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बनोगे। अनफॉर्चुनेटली जब मेसी 11 साल का था उसकी दादी सीलिया का देहांत हो गया और इस वजह से उस पर बहुत असर पड़ा, इतना ज़्यादा कि आज भी लियो उस समय को अपने सबसे मुश्किल समय में गिनते हैं। मेसी ने कहा है कि आज तक जब भी वो फुटबॉल खेलते हैं तो हमेशा अपनी दादी के बारे में सोचते हैं। मेसी के लिए उनकी दादी फुटबॉल से भी ज़्यादा प्यारी थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्होंने मेसी से प्यार किया, बल्कि जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार दिखाया। उन्होंने हमेशा अपने पोते का साथ दिया, मोटिवेट किया। इसलिए लियो आज भी उन्हें अपने हर गोल का क्रेडिट देते हैं। लियो के ढेर सारे इमोशंस और फीलिंग्स से गुजरना पड़ा था, पर उसका दर्द अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। मेसी को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ा। लियो को एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काफ़ी समय से मॉनिटर कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ अच्छी नहीं थी। लियो को हार्मोन की कमी का पता चला, जो उसकी हाइट बढ़ाने में रुकावट डाल रही थी। एक लंबा साल टेस्ट करने के बाद मेसी को रोज़ इंजेक्शन लेने की प्रिस्क्रिप्शन मिली, जो उसकी हाइट बढ़ाने में मदद करता। उसके एक दोस्त जो उसकी यूथ टीम का हिस्सा था, उसने मेसी और उसके एक किस्से के बारे में बताया। वो समय जब मेसी उनके घर में रात को रुका करता था तो हमेशा एक डिब्बा लेकर आता और उनसे कहता कि इसे फ्रीज़र में रख दे। रात के बीच में वो वहाँ जाता और उस डब्बे से ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लेकर खुद लगाता। शुरू में उसे ये काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मेसी के लिए ये बिल्कुल जैसे रोज़ दांत साफ करने जैसा हो, दिन भर के काम जैसा। और धीरे धीरे सब लोगों को इस चीज़ की आदत भी हो गई। हाइट ना बढ़ने की वजह से फुटबॉल छोड़ने की संभावना तो खुद में ही मेसी के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक थी, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पेरेंट्स को ट्रीटमेंट का खर्चा देना मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि वो ट्रीटमेंट महीने का करीब $1000, जो कि उस समय 1999 के समय के हिसाब से 43,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर का पड़ रहा था, जो कि इन्फ्लेशन लगाकर आज के समय में आराम से 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पड़ जाएगा। और तो और वो समय भी पास आ रहा था जब उनके इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर करने में नाकाम हो जाती। शुरू में न्यूवेल्स ने ये खर्चा उठाने के लिए जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और क्लब ये पैसे देने में नाकाम हो रहा था। परिवार डरा हुआ था।
क्योंकि ट्रीटमेंट ना मिलने से मेसी के फ्यूचर पर जो असर पड़ सकता था वो बहुत डरावना था। इसीलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करते हुए इस चीज़ का हल निकालने की कोशिश की। इसी दौरान मेसी ने रिवर प्लेट के लिए ट्रायल दिया, जो उसके लिए काफ़ी खुशी की बात थी क्योंकि उसका आइडल पाब्लो एमार भी वहाँ था। लियो ने सिर्फ 20 मिनट खेला और क्लब ने तुरंत उसे ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन पहले उसे न्यूवेल्स से एक परमिट लेना था। न्यूवेल्स ने इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, शायद इस डर से कि उनका टैलेंट उनसे इस वजह से छिन ना जाए। जब तक मेसी खेल रहा था, ला मखीना del 87 अनस्टॉपेबल थी। हर टूर्नामेंट जीत रही थी, हर अपोनेंट को हरा रही थी। टीम इतनी ज़्यादा अच्छा खेलती थी कि अपोनेंट्स बस एक मजाक बन के रह जाते थे। गोलकीपर इतना बोर हो जाता कि वो लिटरली पेनल्टी स्पॉट पर बैठकर मैच देखने लगता, मानो कोई एनीमे चल रहा हो जिसमें मेसी मेन कैरेक्टर है। मेसी ऑफकोर्स सबसे मेन था। एक बार कोच से पूछा गया कि क्या सच में मेसी ने 500 गोल स्कोर किए हैं? कोच हंस के बोला, 500 तो कम से कम किए हैं। कोच और मेसी के बीच एक फ़नी किस्सा भी हुआ था। कोच ने मेसी के साथ एक डील की थी। कोच को जब पता चला कि मेसी को अर्जेंटीना की चॉकलेट कुकीज़, जिसे अल्फाजोर कहते हैं, बहुत पसंद थी, तो उन्होंने मेसी से कहा कि हर गोल के लिए उसे एक अल्फाजोर मिलेगा। लेकिन मेसी इतने ज़्यादा गोल मारता था कि इस रेट पर तो दुनिया के सबसे मोटा प्लेयर बन जाता। इसीलिए एक नई डील बनी, जिसमें कोच ने कहा कि सिर्फ तब उसे अल्फाजोर्स मिलेगी जब वो हेडर मार के एक गोल मारेगा। अगले मैच में मेसी ने पूरी टीम, गोलकीपर को भी ड्रिबल कर दिया। गोल लाइन पर आया, बॉल को ऊपर उछाला, सिर से गोल किया, कोच की तरफ देखा, मुस्कराया और पीस साइन दिखाया। जब मेसी अपनी 13th बर्थडे की तरफ बढ़ रहा था, एक आदमी ब्राज़ील में लैंड हुआ जो बार्सिलोना से आया था। लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था कार्लिस रेशैक। 1965 से 1981 तक उसने FC बार्सिलोना के लिए 328 मैचेस खेले थे। एक समय पर ला लीगा का टॉप स्कोरर भी था और योहान क्राइफ के साथ अटैक में और दूसरे कोच के तौर पर भी काम कर चुका था। कार्लिस अब अपनी रिटायरमेंट के बाद स्काउट करने का काम कर रहा था और जब उसने ब्राज़ील में अपनी राउंड्स की तो उसे एक अर्जेंटीनियन एजेंट का कॉल आया, जो उसे बताने लगा कि उसे एक लड़के को देखने आना चाहिए जिसमें ऐसा टैलेंट है जो कि उसे फ्यूचर में दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी बना सकता है। एजेंट इतना एक्साइटेड था कि कार्लिस ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। तो उसने पूछा कि लड़का कितना बड़ा है, क्योंकि उसने इस लड़के के बारे में इतनी कहानियाँ सुन रखी थी कि उसे लगा कि वो कम से कम 18 साल का तो होगा। पर कार्लिस को नहीं पता था कि वो फ्यूचर बेस्ट प्लेयर सिर्फ 13 साल का है। उसकी उम्र देखकर कार्लिस हक्का बक्का रह गया। इतना छोटा लड़का इतने बड़े लिटरली एडल्ट्स को अपनी स्किल से एक्साइट कर रहा है, ये सोचने में ही काफ़ी हैरानी वाली बात है। तो कार्लिस ने एजेंट को कहा कि वो बार्सिलोना का ट्रिप शेड्यूल करे ताकि लड़के को कुछ ट्रायल्स में टेस्ट करा जा सके। रोजारियो में मेसी के परिवार ने इस खबर को सुना और जैसे तुम सोच सकते हो वो बहुत खुश थे, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि बार्सिलोना जैसा बड़ा क्लब लियो की मेडिकल बिल्स में ज़रूर मदद कर पाएगा। लेकिन एक समस्या थी। न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज़ ने पहले ही एक ट्रांसफ़र रोक दिया था और परिवार और क्लब के बीच बुरा समय भी चल रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि न्यूवेल्स उन्हें उनकी ट्रीटमेंट के लिए इनफ पैसे नहीं भेज रहा है। इसीलिए उन्होंने एक पुराने तरीके का सहारा लिया और क्लब को बता दिया कि मेसी को न्यूमोनिया हो गया है और वो ट्रेनिंग पर नहीं आ सकता, जबकि असल में वो बार्सिलोना में था और क्लब के लिए ट्रायल दे रहा था। जब मेसी ने ट्रायल शुरू किया, कार्लिस अपने स्काउट ड्यूटीज़ के लिए बाहर था और जब सब लोग उसकी स्किल देखकर हैरान थे, बहुत से लोग उसकी हाइट की वजह से उसे डाउट भी कर रहे थे और इसी वजह से वो पक्का नहीं थे कि क्या उन्हें इसे साइन करना भी चाहिए या नहीं। जब कार्लिस वापस आया, उसने सबको अजीब हालत में पाया, तो वो मैच देखने गया। उसने पिच का एक बार चक्कर लगाया क्योंकि वो बार बार मेसी के खेल को देखकर हैरान हो जाता। जब वो बेंच के पास पहुंचा तो उसने स्टाफ से कहा, इसे साइन करो, अगर कोई पूछे तो कहना कि ये मेरे डिसीजन है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बार्सिलोना के हायर अप्स ने ये डील रोक दी। उनका कहना था कि लड़का बहुत छोटा है, ये काफ़ी रिस्की रहेगा और क्लब को और प्रॉब्लम की अभी ज़रूरत नहीं है, खास तौर पर जब उन्होंने लुइस फीगो को रियल मैड्रिड को खोया था और वो खुद फाइनेंशियल सिचुएशन में अच्छे नहीं थे। सितंबर से दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ। परिवार अर्जेंटीना और स्पेन के बीच बार बार घूम रहा था और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उनकी परेशानियां भी बढ़ने लगी। आखिर में मेसी स्पेन भी गया, एटलेटिको या रियल मैड्रिड के साथ जुड़ने की कोशिश में, लेकिन कुछ नहीं बना। तब फाइनली वो दिन आया जब एक नैपकिन ने मेसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेसी के एजेंट ने कार्लिस से मुलाकात की और आखिर में मेसी के पिता का कॉल आया। वो उदास थे। उन्होंने कहा कि वो अर्जेंटीना लौट जाएंगे क्योंकि उन्हें आगे कुछ नहीं दिख रहा है। ये सुनते ही कार्लिस हड़बड़ा गए। कार्लिस ने तेजी से काम किया ताकि वो मेसी का साइन कर सके, पर उन्हें पेपर एविडेंस की ज़रूरत थी। तो उन्होंने आसपास देखा पर उन्हें सिर्फ एक नैपकिन मिली, लेकिन उन्होंने देर ना करते हुए उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा और साइन किया।
जिसमें लिखा था कि मेसी बार्सिलोना के लिए साइन करेगा। आने वाले हफ्तों में थैंकफुली पेपर वर्क भर गया और मेसी ऑफिशियली FC बार्सिलोना प्लेयर बन गया था। उसके डेब्यू से पहले कुछ समय के लिए मेसी एक तरह से बीच में अटका हुआ था, जहां वो बार्सिलोना के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी अकेडमी फुटबॉलर की आम जिंदगी जी रहा था। और जैसे होता है वैसे हुआ, ये बात बहुत जल्दी फैल गई। यूवेंटस, इंटर मिलान, लिवरपूल और रियल मैड्रिड सब ने मेसी के एजेंट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको लगता है कि ये सब फालतू बकवास बस र्यूमर्स थे, तो मैं आपको बता दूं कि आर्सेनल ने तो आर्सेन वेंगर, जो कि उनके मैनेजर थे, उनको भी एजेंट के साथ डिनर करने के लिए भेज दिया था ताकि उन्हें लियो के बारे में और जानकारी मिल सके। आर्सेन वेंगर ने यह भी कहा कि वो उसे साइन करने के काफ़ी करीब भी आ गए थे, लेकिन मेसी ने वहीं पर बार्सिलोना पर ही रुकने का फैसला किया और मेसी की बार्सिलोना की कहानी शुरू हो गई। मेसी की फुटबॉल में ग्रोथ के लिए उन्होंने उसे मैचेस खिलाए, पर अनफॉर्चुनेटली उसके क्लब के लिए दूसरे मैच में ही उसके साथ डिजास्टर हुआ। मेसी की फिबुला टूटने की वजह से एक मेजर इंजरी हो गई और वो बाकी सीजन के लिए अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गया। इस वजह से सबके लिए चिंता ये थी कि क्या वो अपने यूजुअल मास्टर क्लास ड्रिबलिंग प्ले स्टाइल पर वापस आ पाएगा भी या नहीं। लेकिन जब वो वापस आया तो बात ही अलग थी। उसने स्पेनिश फेडरेशन में एनरोल कर लिया और वो इतना इनक्रेडिबल था कि जल्दी ही उसे अंडर 16 स्क्वाड में प्रमोट भी कर दिया गया। उसे टीटो विलानोवा ने ट्रेन किया और वो स्पेन के कुछ बड़े टैलेंट्स के साथ खेलता रहा। ऐसे बच्चे जिनका तब कुछ नाम नहीं था, लेकिन एक दिन फ्यूचर में दुनिया भर में नाम सुने जाने वाला था, जैसे कि सेस्क फैब्रेगस और जेरार्ड पीके। अपने पहले दिनों में स्क्वाड के साथ मेसी बहुत शर्मीला था। उनका कहना है कि जब वो लॉकर रूम में पहली बार गया तो कुछ लोग तो उसे तब तक नहीं देख पाए जब तक वो सब बैठ नहीं गए। जब सब पिच पर आए, कोच ने उनसे पूछा कि वो किस पोजीशन में खेलना पसंद करेंगे। उस समय एक प्लेयर ने बाद में एक वीडियो में भी कहा कि उस समय लोग डर रहे थे। उन सब ने मेसी के बारे में इनसेन स्टोरी सुन रखी थी और सबको डर था कि अगर उन्होंने मेसी की पोजीशन चुन ली तो शायद उन्हें टीम में जगह भी ना मिले। उस स्क्वाड के गोलकीपर ने यह कहा कि उन्हें यह लगता था कि मेसी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, बंदूक निकालो और उसे गोली मार दो। लेकिन सच कहूं, वो शायद उसे भी ड्रिबल कर जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेसी इनविंसिबल था। उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स अब भी बने हुए थे और जबकि अब ये चिंता नहीं थी कि वो जरूरी ट्रीटमेंट ले पाएगा या नहीं, अब ये पता चला कि इस वक्त ट्रीटमेंट एक गिफ्ट और एक कर्ज दोनों है। जब भी अपने पहले सालों में था तो ट्रीटमेंट ने मेसी के शरीर पर असर डाला और ये उसकी स्टेमिना की कमी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब आप उसकी पहले इंटरव्यूज देखते हैं तो आप उसका अफसोस देख सकते हैं कि वो दूसरे बच्चों की स्पीड के साथ नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब भी उसे परफॉर्मेंस देने की एनर्जी मिलती थी तो वो अपना 200% देता था, एक ऐसे प्ले स्टाइल के साथ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा लगता था कि लियो ने ड्रिबलिंग का एक नया तरीका ही ईजाद कर दिया हो। ऐसे पल बनाना जो दर्शकों के लिए कभी ना भूलने वाले मोमेंट्स बन जाए, जैसे मेसी एक मैजिशियन हो, हर पल कुछ ऐसा कर जाना जो पहले कभी ना देखा गया हो। आखिरकार कुछ समय बाद मेसी का परिवार अर्जेंटीना लौट गया और मेसी ला मासिया, बार्सिलोना की यूथ अकेडमी में रहने लगा, जहां दूसरे बच्चे हर वीकेंड अपने परिवार से मिलते थे, लेकिन मेसी सिर्फ साल में 1 या 2 बार उनसे मिल पाता था। जब वो 16 साल का हुआ, एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने एक साल में 5 अलग स्क्वाड्स के लिए खेला। उससे पहले किसी ने भी 3 से ज्यादा के लिए नहीं खेला था। उस साल लियो ने अंडर 19 बी स्क्वाड से शुरू किया, फिर अंडर 19 मेन टीम में गया और फिर उसे फर्स्ट टीम के लिए बुलाया गया। ये इस बात का प्रूफ था कि उतनी छोटी उम्र में भी वो दुनिया की टॉप लीग्स के लिए तैयार था। फर्स्ट टीम का डेब्यू इसलिए हुआ क्योंकि बार्सिलोना को FC पोर्टो के साथ एक फ्रेंडली खेलने का बुलावा मिला था, जो ड्रागाओ स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा था। लेकिन उनके पास काफी प्लेयर्स नहीं थे, तो उन्हें अकेडमी प्लेयर जैसे मेसी को स्क्वाड में भरने के लिए लाना पड़ा। अपने पहले ऑफिशियल सीजन शुरू होने से पहले एक पुरानी प्रॉब्लम जो काफी समय से खटक रही थी, उसका इलाज भी निकल गया। जब से स्पेनिश फेडरेशन ने यह महसूस किया कि मेसी उनका सिटीजन बन सकता है, तो उन्होंने उसे अपने साथ लाने की जी तोड़ कोशिश की। लेकिन मेसी, जो LLB सेलेस्ट और अपनी कंट्री के लिए देशभक्ति में बड़ा हुआ था, अर्जेंटीना के लिए खेलने का सपना देखता रहता था। इसीलिए अर्जेंटीना ने जून 2004 में 2 अंडर 20 मैचेस का जल्दी से बुक किया ताकि मेसी को अर्जेंटीनियन इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर लॉक किया जा सके। बार्सिलोना ने मेसी का काफी ध्यान से इस्तेमाल करा ताकि उसे चोट भी ना लगे और उसकी ग्रोथ भी होते रहे, और धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर के रूप में बनते ही जा रहा था। पर अगर तुमने फुटबॉल खेला है तो तुम्हें एक नाम याद आएगा, मेसी का सबसे बड़ा राइवल। वो एक बंदा जो मेसी के वर्ल्ड डोमिनेशन करने के बीच में आ गया। अगर वो बंदा नहीं होता तो मेसी लगातार 12-13 साल तक बेस्ट प्लेयर बन जाता। वो था एक बच्चा पोर्टुगल की गरीब सड़कों से, और उसके मन में बस एक चीज थी कि कैसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बने। और ऐसे स्टार्ट हुआ फुटबॉल इतिहास, इवन स्पोर्ट्स इतिहास का सबसे बड़ी राइवलरी, लियोनेल मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो।